शुरू करने से पहले क्या मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश कर सकता हूं? मैं अपनी ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और वो है 1000 सब्सक्राइबर्स। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन पर क्लिक करें। यह सिर्फ एक क्लिक है, लेकिन यह मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संकटकालीन संदेश अत्यंत क्षीण होता, जणू काही अवकाशातील पोकळीत कुजबुजल्यासारखा. एका मरणाऱ्या जगातून आलेली ती एक हताश विनंती होती, जी आकाशगंगेतील सर्व प्रमुख शक्तींनी दुर्लक्षित केली होती. संदेश साधा होता. आमच्यावर हल्ला झाला आहे. आमची शहरे जळत आहेत. आमचे लोक मरत आहेत. कृपया मदत करा. कोणीही आले नाही. ARX डोमिनियनने निर्दयपणे आक्रमण केले होते. ते क्रूर विजेत्यांची जमात होती. ते वादळासारखे, आग आणि पोलादाच्या वादळासारखे बचावरहित जगातून फिरले. त्यांची युद्धनौका शहरांवर घिरट्या घालत होत्या, विनाश ओकत होत्या. त्यांचे सैनिक रस्त्यांवरून चालत होते. प्रतिकार करणाऱ्या प्रत्येकाला ठार मारत होते. एकेकाळी व्हीन 4 म्हणून ओळखले जाणारे हे ग्रह आता केवळ ताऱ्यांच्या नकाशातून पुसले जाणारे एक नाव बनण्यास शापित होते. त्याचे लोक गुलाम बनवले गेले किंवा नष्ट केले गेले. आकाशगंगा परिषदेने हा संदेश ऐकला आणि काहीही केले नाही. त्यांनी राजनैतिक गुंतागुंत, हस्तक्षेप न करण्याच्या करारांबद्दल, स्वीकारार्ह नुकसानीबद्दल कुजबूज केली. ते ARXशी युद्ध करण्याचा धोका पत्करू इच्छित नव्हते, एका अशा जगासाठी ज्याचे कोणतेही सामरिक महत्त्व नव्हते. आणि म्हणून आकाशगंगेने आपली पाठ फिरवली. पण ते काहीतरी विसरले होते. व्हीन 4 हे केवळ एक सामान्य जग नव्हते. ते एक मानवी वसाहत होते आणि मानवतेने कधीही आपल्या लोकांना पडू दिले नाही. हल्ला करणारा ताफा हायपरस्पेसमधून परिपूर्ण रचनेत बाहेर पडला. 500 युद्धनौका, अशी शक्ती जी अस्तित्वात नसावी. परिषदेला वाटले होते की मानवजात दुर्बळ आहे, विखुरलेली आहे, अशी शक्ती जमवण्यास असमर्थ आहे. पण त्यांना कमी लेखले होते. ताफ्याची प्रमुख युद्धनौका, इंडोमिटेबल, शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज एक राक्षसी युद्धनौका, हल्ल्याचे नेतृत्व करत होती. तिच्या हेल्मवर ॲडमिरल इलियास व्हान सुभा होता. त्याचा चेहरा दगडासारखा कोरलेला होता. त्याचा आवाज शांत होता. जेव्हा त्यानं आदेश दिला, ज्यानं सर्व काही बदलले. ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सुरू करा. त्यांना जाणू द्या की प्राप्तकर्त्याच्या बाजूला असणं कसे असते. व्हीन 4चं आकाश आगीनं उजळले. ARXनं कधीही मानवजातीला घाबरले नव्हते. त्यांना नौखे, आदिम आणि बेपर्वा मानले होते. साम्राज्याविरुद्ध युद्ध करण्यापेक्षा अवकाशाच्या कडांवर मरण्यासाठी अधिक योग्य. ते चुकीचे होते. मानवजातीनं शतकानुशतके आपापसात लढत युद्धाची कला परिपूर्ण केली होती, जी इतर कोणत्याही प्रजातीनं केली नव्हती. परिषदेनं ग्रहावरील हल्ल्यांना कमी लेखले होते. संपूर्ण युद्धाला परावृत्त केले होते. मानवजातीनं ते नियम दुर्लक्षित केले होते. त्यांनी अशा युद्धासाठी जहाजे बांधली होती ज्याची त्यांना कधीही अपेक्षा नव्हती. पण तरीही त्यांनी तयारी केली होती. आणि आता ती तयारी फळाला येत होती. इंडोमिटेबलच्या रेल तोफा गरजल्या. इमारतींच्या आकाराचे गोळे ARXच्या प्रमुख युद्धनौकांवर फेकले. ढाल आणि चिलखत कागदासारखे फाडून काढले. मानवी कॉर्वेट्स शत्रूच्या रचनेत फिरत होत्या. त्यांच्या जड जहाजांमध्ये फिरत होत्या आणि अचूक हल्ल्यांनी त्यांना फाडून काढत होत्या. ड्रॉप पॉड्स पडणाऱ्या ताऱ्यांसारखे खाली कोसळले. प्रत्येकात एक्सोसूट घातलेले सैनिक होते. त्यांचे चिलखत अवकाशातील सर्वात वाईट गोष्टींना तोंड देण्यासाठी डिझाइन केलेले होते. ते जळत्या शहरांच्या रस्त्यांवर उतरले आणि थांबले नाहीत. ARXला त्यांची अपेक्षा होती की ते हळू असतील, त्यांच्या जड चिलखतामुळे भारलेले असतील. त्याऐवजी ते राक्षसांसारखे हल्ले. वेगानं आणि जोरदारपणे हल्ला करत शत्रूच्या ओळींमधून अथक कार्यक्षमतेनं पुढे जात होते. मानवजात अशा प्रजातीसारखी लढली होती जी आपले संपूर्ण अस्तित्व युद्धात घालवत होती. युद्ध तासभर चालले.
जेव्हा शेवटच्या ARX युद्धनौकेनं पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा खूप उशीर झाला होता. मानवजातीनं त्यांना घेरले होते. त्यांना पळून जाण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता. ॲडमिरल व्हॉन्सनं पाहिले की शत्रूची प्रमुख युद्धनौका अवकाशात जळत होती. तिचे कवच तुटत होते. तो हसला नाही. युद्धात आनंद नव्हता, फक्त कर्तव्य होते. व्हीन 4च्या लोकांना सोडून देण्यात आले होते. मरण्यासाठी सोडून देण्यात आले होते. पण मानवजातीनं नाही. कधीही मानवजातीनं नाही. कारण जेव्हा त्यांच्यापैकी एकानं मदतीसाठी हाक मारली तेव्हा मानवजातीनं उत्तर दिले आणि ते आगीसह आले. युद्धाच्या परिणामांमुळे व्हीन 4च्या आकाशात मोडतोड पसरली होती. ARX युद्धनौकांचे जळलेले अवशेष अवकाशात तरंगत होते. त्यांचे तुटलेले अवशेष मानवजातीच्या प्रतिसादाची एक गंभीर साक्ष देत होते. जमिनीवर आग अजूनही धगधगत होती. इमारती ढिगाऱ्यात रूपांतरित झाल्या होत्या. मानव आणि ARX दोन्हीचे मृतदेह टाकलेल्या बाहुल्यांसारखे विखुरलेले होते. ॲडमिरल इलियास व्हॉन्स इंडोमिटेबलच्या पुलावर उभा होता. खालील उद्ध्वस्त दृश्याकडे पाहत होता. त्याचे मुठी त्याच्या बाजूला आवळल्या होत्या. विजय मिळाला होता, पण त्याची किंमत होती. ताफा येण्यापूर्वी हजारो लोक मेले होते. संपूर्ण शहरे उद्ध्वस्त झाली होती. ARXनं खात्री केली होती की पराभवातही ते जखमा सोडून जातील. ॲडमिरल! एक आवाज त्याच्या विचारांना छेदून गेला. ती कॅप्टन लिया मोन्रो होती, त्याची दुसरी अधिकारी. ग्राउंड टीम्स शेवटच्या ARX कैद्यांना सुरक्षित करत आहेत. प्रतिकार थांबला आहे. व्हॉन्सनं होकार दिला. त्याचा चेहरा वाचता येत नव्हता. नुकसान जास्त आहे सर, दोन्ही लष्करी आणि नागरी. त्यानं हळूच श्वास सोडला. युद्धाची किंमत नेहमीच रक्त असते. पण याचा अर्थ असा नाही की ते व्यर्थ गेले पाहिजे. सर्व वाचलेल्या वसाहतींना चॅनल उघडा, व्हॉन्सनं आदेश दिला. एका क्षणानंतर त्याचा आवाज उद्ध्वस्त ग्रहावर प्रसारित झाला. मी टेरन डिफेन्स फ्लीटचा ॲडमिरल इलियास व्हॉन्स बोलत आहे. ARXचा पराभव झाला आहे. तुमचे घर पुन्हा तुमचे आहे. आम्ही आलो कारण दुसरे कोणीही आले नाही. कारण मानवजात आपल्या लोकांना सोडून देत नाही. आम्ही मृतांना शोक करतो, पण आम्ही जिवंतांसाठी उभे राहतो. आणि ARXला तो थांबला. त्याचा आवाज स्टीलसारखा थंड होता. तुम्हाला वाटले कोणीही येणार नाही. तुम्ही चुकीचे होता. आणि तुम्ही हा दिवस कधीही विसरणार नाही. पृष्ठभागावर वाचलेले लोक भूमिगत आश्रयस्थानं आणि अर्धवट कोसळलेल्या इमारतींमधून बाहेर पडले. त्यांचे चेहरे मातीनं माखलेले होते. त्यांचे डोळे थकव्यानं रिकामे होते. काही रडले, काही फक्त अविश्वासानं पाहत होते. टेरन सैनिकांचे दृश्य रस्त्यांवर गस्त घालत होते. विजेत्यांसारखे नाही, तर मुक्तिदात्यांसारखे. एक लहान मुलगी 10 वर्षापेक्षा मोठी नसेल तिच्या आईचा हात धरून होती. कारण तिनं सैनिकांच्या एका तुकडीला कोसळलेल्या शाळेतून ढिगारा साफ करताना पाहिले. त्यापैकी एक, त्याचं चिलखत लढाईमुळे ओरखडे आणि डेंटेड होते. तिच्या बाजूला गुडघे टेकले. त्याच्या पॅकमधून एक रॅशन बार काढला. हे गे लहानगी, तो रागानं म्हणाला, ते तिला देत. ती क्षणभर थांबली, मग ते घेतले. ते गेले आहेत का? सैनिकानं आकाशाकडे पाहिले, जिथे शत्रूचे अवशेष अजूनही जळत होते. हो, तो म्हणाला, ते गेले आहेत. आठवड्यांमध्ये पहिल्यांदा ती हसली. पण मानवजातीची लढाई संपली नव्हती. अवकाशाच्या गडद कोपऱ्यांमध्ये ARX डोमिनियन त्यांच्या अनपेक्षित पराभवानं हादरले होते. कोणीही त्यांना इतके जोरदार मारले नव्हते. त्यांना इतके रक्त काढायला लावले नव्हते. आणि आता त्यांचे उच्च कमांड स्तब्ध शांततेत बसले होते. त्यांच्या जळत्या ताफ्याचं, त्यांच्या पडलेल्या सैनिकांचे फुटेज पाहत होते. ते हे करण्यास सक्षम नसावेत, एका युद्ध लॉर्डनं कुजबुजले. ते काळजी घेणारे नसावेत, दुसरा गुरगुरला. परिषदेनं वसाहतीकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही गृहीत धरले की मानवजातही करेल. सर्वोच्च युद्ध लॉर्ड, थंड काळ्या डोळ्यांचा एक उंच आकृती, पुढे झुकला. मग आम्ही चूक केली. त्याचा आवाज कमी, धोकादायक होता.
मानवजात ती दुर्बळ, विभाजित प्रजाती नाही जी आम्ही विचार करत होतो. ते आले जेव्हा कोणीही आले नाही. आणि ते आग आणि सूड घेऊन आले. एक शांतता कक्षात पसरली. मग आम्हाला तयारी करावी लागेल, एका युद्धलॉर्डनं म्हटले. कारण जर त्यांनी एका वसाहतीसाठी हे केले, तर जर आम्ही त्यांना आणखी ढकलले, तर ते काय करतील? सर्वोच्च युद्धलॉर्डची बोटे मुठीत आवळली. ते पुन्हा येतील. त्याचे डोळे राग आणि कौतुकाच्या दरम्यान काहीतरी जळत होते. आणि यावेळी आम्हाला तयार राहावे लागेल. व्हीन 4च्या आगीला जेमतेम थंडावा मिळाला होता की युद्धाची पहिली कुजबूज अवकाशात पसरू लागली. मानवजातीच्या हस्तक्षेपाच्या बातम्या राजकीय हॉल, युद्ध परिषदा आणि गुप्त शक्ती दलांमध्ये धक्कादायक लाटा पाठवत होत्या. कोणीही त्यांना कृती करण्याची अपेक्षा केली नव्हती. कोणीही विश्वास ठेवला नव्हता की त्यांच्याकडे इतका निर्णायक हल्ला करण्याची ताकद, इच्छाशक्ती किंवा क्रूरता असेल. पण मानवजातीनं केवळ प्रतिसाद दिला नव्हता. त्यांनी ARX आक्रमण दलाचा नाश केला होता. आकाशगंगा परिषदेच्या भव्य हॉलमध्ये एक आपत्कालीन सत्र बोलावले गेले होते. आकाशगंगेतील प्रमुख प्रजातींचे प्रतिनिधी अस्वस्थ शांततेत बसले होते. कारण व्हीन 4 वरील युद्धाचे फुटेज मध्यवर्ती प्रदर्शनावर चालू होते. विनाश पूर्ण होता. ARX ताफा, ज्याला वसाहतीला सहजपणे चिरडण्याची अपेक्षा होती, तो भयानक कार्यक्षमतेनं फाडून काढला गेला होता. हे हे वेडेपणा आहे, झेफिर युनियनचे चान्सलर व्हॅलिननं त्याच्या खवलेल्या कपाळाला चोळत म्हटले. त्यांनी हे कसे केले? त्यांच्याकडे संख्या, तंत्रज्ञान नसावे. एक खोल आवाज मध्ये बोलला. सर्व डोळे ARX प्रतिनिधीकडे वळले. युद्धलॉर्ड सिथान. त्याचे गडद डोळे क्वचितच दाबलेल्या रागानं जळत होते. त्याच्या प्रजातीनं कधीही इतका अपमान सहन केला नव्हता. तेरन लोकांना कमी लेखले गेले. सिथान गुरगुरला. एक चूक जी पुन्हा होणार नाही. एक अस्वस्थ कुजबूज चेंबरमध्ये पसरली. ARX डोमिनियन ज्ञात आकाशगंगेतील सर्वात शक्तिशाली लष्करी शक्तींपैकी एक होते. जर ते सूड घेण्याची योजना आखत असतील, तर युद्ध, जे शतकानुशतके परिषदेनं राखलेली नाजूक शांतता भंग करू शकते. घाई करू नका, सियारी अलायन्सचे काउन्सिलर ऑर्विसनं काळजीपूर्वक म्हटले. कदाचित ही एक विसंगती होती. मानवी आक्रमणाची एकच घटना जी त्यांच्या वसाहतीवरील हल्ल्यामुळे प्रवृत्त झाली होती. आम्हाला त्यांना भावनिक, त्यांच्या लोकांचे संरक्षक म्हणून बरेच काळापासून माहीत आहे. याचा अर्थ असा नाही की ते सत्तेच्या संतुलनासाठी खरा धोका आहेत. सिथानचा ओठ तिरस्कारानं कुरकुरला. जर तुम्हाला वाटत असेल की तुम्ही मूर्ख आहात, तो ओरडला. त्यांनी काय केले ते पहा. 500 युद्धनौका, अशा संख्येत सैनिक ज्यांचा आम्ही विचारही केला नव्हता. त्यांनी आम्हाला चिरडले. आणि जेव्हा त्यांनी वाचलेल्यांशी बोलले, तेव्हा त्यांच्या ॲडमिरलनं हे स्पष्ट केले की ही फक्त सुरुवात होती. चेंबर शांत झाले. मग हळूच सावलीतून एक आवाज आला. ते युद्धाची तयारी करत होते. आणि प्रत्येक डोके वळले. कारण व्हॅन युनियनचे हाय स्पीकर लुथान पुढे आले. व्हॅन एक प्राचीन प्रजाती होती. त्यांचे लोक त्यांच्या दीर्घ स्मृती आणि काळजीपूर्वक धोरणांसाठी ओळखले जात होते. त्यांनी मानवजातीकडे बहुतेक लोकांपेक्षा अधिक बारकाईनं पाहिले होते. आम्ही त्यांना गोंधळलेले मानले, लुथान पुढे म्हणाला. त्याचे डोळे अरुंद होत होते. असंघटित, आपापसात लढण्यात इतके व्यस्त की धोकादायक नाहीत. पण आम्ही चुकीचे होतो. त्यानं स्क्रीनकडे इशारा केला, जिथे इंडोमिटेबल व्हीन 4 वर एका शांत रक्षकासारखे घिरट्या घालत होते. ते विखुरलेले नाहीत, ते एकजूट आहेत. त्यांनी कृती करण्यास अजिबात संकोच केला नाही आणि त्यांनी परवानगी मागितली नाही. ही दुर्बळ प्रजातीचे चिन्ह नाही. एक तणावपूर्ण शांतता परिषदेच्या सदस्यांमध्ये पसरली. शेवटी चान्सलर व्हिएननं एक तीव्र श्वास सोडला. मग आम्हाला स्वतःला एक प्रश्न विचारावा लागेल. तो कुजबुजला. एक प्रश्न जो या आकाशगंगेचे भविष्य निश्चित करेल. त्यानं खोलीकडे पाहिले, न बोललेल्या भीतीसह. मानवजात आमचे मित्र आहेत की आमचा नाश? व्हीन 4 वर परत
वाचलेल्या वसाहतींनी टेरन सैनिकांसोबत जे गमावले होते ते पुन्हा बांधण्यासाठी काम केले. ॲडमिरल व्हान्स उद्ध्वस्त शहराच्या कडेला उभा होता. आकाशाकडे पाहत होता, जिथे टेरन ताफा अजूनही स्थितीत होता. हे शेवटचे नाही जे आम्ही करू, कॅप्टन मोनोरो त्याच्या शेजारी म्हणाला. व्हान्सनं होकार दिला. निश्चितच नाही. ती क्षणभर थांबली. तुम्हाला काय वाटते? परिषद काय करेल? त्यानं हरूच श्वास सोडला. ते वाद घालतील. ते संकोच करतील. ते स्वतःला खोटे बोलतील. असे भासवतील की आम्ही अजूनही एक लहान नगण्य प्रजाती आहोत. मग शेवटी तो तिच्याकडे वळला. त्याचा चेहरा कठीण होता. पण ARX थांबणार नाहीत. ते परत येतील. अधिक मजबूत, अधिक रागाने. आणि यावेळी ते फक्त एका वसाहतीला लक्ष्य करणार नाहीत. मोनरोनं गिळले. व्हान्सला उत्तर देण्याची गरज नव्हती. दोघांनाही सत्य माहीत होते. व्हीन 4 ही ठिणगी होती. आग येत होती. ARX डोमिनियनच्या युद्धाचे ढोल अवकाशाच्या अंधारात वाजत होते. त्यांच्या ताफ्याच्या उद्ध्वस्त अवशेषांमधून वाचलेले लोक अपमान आणि सूडाचा संदेश घेऊन त्यांच्या मायदेशी परतले. युद्धलॉर्ड झिथान डोमिनियनच्या भव्य परिषदेसमोर उभा होता. त्याचे शरीर व्हीन 4च्या जखमांनी अजूनही होते. त्याचा अभिमान त्याच्या मांसापेक्षा जास्त रक्तस्राव करत होता. आम्ही मानवजातीबद्दल चुकीचे होतो, तो गुरगुरला. त्याचा आवाज युद्ध हॉलमध्ये घुमत होता. आम्ही त्यांना दुर्बळ मानले. आम्ही त्यांना येणार नाही असं मानले. ते आले. आणि ते आपल्यासोबत अशी आग घेऊन आले जी आम्ही कधीही अनुभवली नव्हती. जमा झालेल्या युद्धलॉर्ड्समध्ये कुजबूज पसरली. ARXनं स्वतःला विजेते मानले. शतकानुशतके अपराजित. पण आता तारे त्यांच्या अपयशाची कुजबूज करत होते. एक उंच आकृती पुढे आली. हाय वॉरलॉर्ड वथान, डोमिनियनचा सर्वोच्च नेता. त्याची उपस्थिती एकट्यानं खोली शांत करण्यासाठी पुरेशी होती. त्यानं झिथानकडे पाहिले. त्याचा चेहरा वाचता येत नव्हता. तू अपमानास्पद परत आला आहेस, वथान म्हणाला. पण अपमान म्हणजे पराभव नाही. मला सांग युद्धलॉर्ड, तू शिकलास का? झिथाननं मुठी आवळल्या. होय हाय वॉरलॉर्ड. त्यानं एक दीर्घ श्वास घेतला. आम्ही त्यांना कमी लेखले. त्यांचे तंत्रज्ञान आम्ही मानत होतो तितके आदिम नाही. त्यांची धोरणं आम्ही मानत होतो तितकी बेपर्वा नाहीत. आणि सर्वात वाईट म्हणजे त्याचे जबडे घट्ट झाले. ते आम्हाला घाबरत नाहीत. वथान बराच वेळ शांत राहिला. मग हळूच तो बोलला. चांगले. खोली शांत झाली. भीतीमुळे शत्रू दुर्बळ बनतो, हाय वॉरलॉर्ड पुढे म्हणाला. मी अशा शत्रूचा सामना करण्यास प्राधान्य देतो जो लढतो, जो रक्तस्राव करतो, जो आम्हाला मजबूत बनवतो. त्याची गडद नजर जमा झालेल्या युद्धलॉर्ड्सवर फिरली. पर उनको अपना स्थान समझना चाहिए. मानवता ने अपनी चाल चल दी है. उसकी आवाज खतरनाक गुर्राहट में बदल गई. अब हम अपनी चाल चलेंगे ज़रान. सीधा हुआ तो क्या आप युद्ध को अधिकृत करते हैं? वथान ने एक धीमी शिकारी मुस्कान दी. अभी नहीं. उसने पास के खोखले नक्शे की ओर रुख किया, जहां अंतरिक्ष के क्षेत्र शानदार नीले और लाल रंग में झिलमिला रहे थे. मानवता भावनाओं से लड़ती है, उसने सोचा. जब उनके अपने खतरे में होते हैं तो वे प्रतिक्रिया करते हैं. इसलिए हम उनकी कॉलोनियों को खतरा नहीं पहुंचाएंगे. हम गले पर वार करेंगे. हम उन्हें अपने घर की दुनिया के लिए डरने पर मजबूर कर देंगे, जिसकी वे रक्षा करते हैं. युद्ध के सरदार कड़े हो गए. समझ में उनकी आंखों में भोर टेरान. अंतरिक्ष के सुदूर किनारे पर पृथ्वी, एडमिरल इलियास वेंस इंडोमिटेबल के पुल पर खड़े थे, ये देखते हुए कि सुदृढ़ीकरण की पहली लहर आ रही थी. बेड़ा तेजी से बढ़ रहा था. वीन 4 से बहुत पहले मानवता युद्ध की तैयारी कर रही थी. जिस क्षण गैलेक्टिक काउंसिल ने उन्हें छोड़ दिया, जिस क्षण गैलेक्सी के प्रमुख शक्तियों ने उन्हें महत्वहीन मानकर खारिज कर दिया था, मानवता जानती थी कि यह दिन आएगा और इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से निर्माण किया था. उन्होंने रक्षात्मक विस्तार के बहाने युद्धपोत बनाए थे.
उन्होंने ऐसे हथियार डिजाइन किए थे जिन्हें बाकी गैलेक्सी ने कभी नहीं देखा था। उन्होंने ऐसे सैनिकों को प्रशिक्षित किया था जिनके लिए कोई भी विश्वास नहीं करता था कि वे लड़ सकते हैं। वेंस ने कैप्टन मोनोरो से पूछा, स्थिति रिपोर्ट। आज सुबह मार्टियन शिपयार्ड से 20 अतिरिक्त युद्धपोत आए हैं, उसने कहा। हम उन्हें बेड़े में एकीकृत कर रहे हैं। जमीनी सेना प्रशिक्षण रोटेशन से गुजर रही है। मनोबल ऊंचा है। हर कोई जानता है कि क्या आने वाला है। वेंस ने सिर हिलाया। वे सभी इसे महसूस कर रहे थे। हवा में तनाव, तूफान से पहले की शांति। मानवता ने अपनी चाल चल दी थी। अब वे जवाबी हमले का इंतजार कर रहे थे, और ये आएगा। आपको क्या लगता है कि वे फिर से बाहरी कॉलोनियों पर हमला करेंगे? मोनोरो ने पूछा। वेंस ने सिर हिलाया। नहीं। उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। उसकी आंखें काली थीं। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं सीधे पृथ्वी पर जाता। मोनोरो का भाव कड़ा हो गया। तो हमें तैयार रहने की जरूरत है, वेंस। विशाल व्यूपोर्ट की ओर मुड़ गया। बेड़े को तैयार होते हुए देख रहा था। वे तैयार रहेंगे, क्योंकि जब कुल्हाड़ी आएगी तो मानवता उन्हें दिखाएगी कि युद्ध का असली मतलब क्या है। एथक्स आक्रमण बेड़े ने शून्य में एक मूक तूफान की तरह कदम रखा। उसके विशाल युद्धपोत अपने लक्ष्य पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए सितारों को ढक रहे थे। डोमिनियन ने इस बार छापे मारने वाले दल नहीं भेजे थे। वे संसाधनों या किनारों पर कॉलोनियों के लिए नहीं आए थे। वे मानवता को समाप्त करने आए थे। इससे पहले कि वे एक सच्चे गैलेक्टिक शक्ति बन सकें, हाई वर्ड लॉर्ड वथान अपने फ्लैगशिप एक्लिप्स ऑफ डोमिनियन के पुल पर सवार था। ये देखते हुए कि उसका बेड़ा अंतरिक्ष के ठंडे विस्तार में बह रहा था, उसका भाव शांत था। लेकिन उसके नीचे प्रतिशोध की भूख जल रही थी। लक्ष्य का समय, उसने पूछा। 3 मानद दिन। उसके अधिकारियों में से एक ने रिपोर्ट दी। सॉल सिस्टम में मानव बेड़े के गठन का पता चला है। वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वथान ने अंधेरे से मुस्कुराया। उन्हें तैयार होने दो। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी, ये एक उन्मूलन होगा। पृथ्वी पर वापस आसमान हलचल से भरा था। विशाल कक्षीय प्लेटफॉर्मों में गतिविधि थी, क्योंकि युद्धपोतों को अंतिम आपूर्ति से भरा जा रहा था। लड़ाकू विमान तंग संरचनाओं में आकाश में चीख रहे थे। ऊंची गगनचुंबी इमारतों के बीच घूम रहे थे, जिन्हें अंतिम उपाय रक्षात्मक स्थिति में बदल दिया गया था। मानवता ने इसे आते देखा था और वे तैयार थे। एडमिरल इलियास वेंस जिनेवा में यूनाइटेड टेरान कमांड सेंटर के नीचे वॉर रूम में खड़े थे, जो आने वाले ARX बेड़े के होलोग्राफिक अनुमानों से घिरे थे। दुश्मन विशाल था। 2000 युद्धपोत, अनगिनत स्ट्राइक क्राफ्ट और पृथ्वी को धूल में बदलने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता वाले। कमरे में तनाव था। उच्च पदस्थ अधिकारी, जनरल और राजनीतिक नेता सभी मेज के चारों ओर खड़े थे। दुश्मन जहाजों की लाल लहर को करीब आते हुए देख रहे थे। राष्ट्रपति एलन ग्रेव्स ने चुप्पी तोड़ी। हमारी सबसे अच्छी अनुमान क्या है? एडमिरल वेंस की आवाज स्थिर लेकिन गंभीर थी। वे हमें 3 से 1 से अधिक है। उनके जहाज बड़े अधिक भारी बख्तरबंद है और उनमें अधिक ऊर्जा उत्पादन है। कमरे में फुसफुसाहट फैल गई। लेकिन उनके पास हमारी तकनीक नहीं है। वेंस ने जारी रखा। उनके पास हमारी रणनीति नहीं है, और सबसे बढ़कर उनके पास हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। ग्रेव्स ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तो योजना क्या है? वेंस आगे बढ़ा। उसकी आंखें आने वाले दुश्मन गठन पर टिकी हुई थीं। हम उन्हें अंदर खींचते हैं। उन्हें लगता है कि वे जीत रहे हैं। उसने सॉल सिस्टम के बाहरी ग्रहों की ओर इशारा किया। हम बृहस्पति में एक हताश रक्षा का दिखावा करते हैं। हम उन्हें खून देते हैं, लेकिन हम टूटते नहीं हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो हम जाल बंद कर देते हैं। एक नया होलोग्राम झिलमिलाया, अस्तित्व में आया। छिपे हुए टेरान युद्ध समूह, चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर छिपे हुए, मंगल की सतह के नीचे दबे हुए सिस्टम से परे गहरे अंतरिक्ष में इंतजार कर रहे थे। जब वे पृथ्वी की ओर अंतिम धक्का के लिए अपनी सेना को प्रतिबद्ध करते हैं, तो हम उनके पीछे हटने को काट देते हैं। वेंस ने कहा। उसकी आवाज स्टील की तरह थी। हम सॉल को एक कब्रिस्तान में बदल देंगे। वे विजय की उम्मीद करेंगे, वे विनाश पाएंगे। कमरा एक पल के लिए शांत था।
फिर धीरे धीरे राष्ट्रपति ग्रेव्स ने सिर हिलाया। तो चलो उन्हें नरक देते हैं। 3 दिन बाद ARX बेड़े ने ऐसे सिस्टम में प्रवेश किया और मानवता इंतजार कर रही थी। एथक्स शस्त्रागार मृत्यु की एक ज्वार की लहर की तरह ऐसे सिस्टम में बह गया। उनके बेड़े की विशालता एक ऐसा दृश्य था जिसे गैलेक्सी ने शायद ही कभी देखा हो। 2000 युद्धपोत, अनगिनत सहायक शिल्प और ग्रह बमबारी हथियार जो पृथ्वी को पिघले हुए नरक में बदलने में सक्षम थे। एक्लिप्स ऑफ डोमिनियन के पुल से हाई वार्ड लॉर्ड वराथन ने देखा कि उसकी सेनाएं विशालकाय दिग्गजों को पार कर गईं। बृहस्पति के चंद्रमाओं पर स्थित आदिम टेरान चौकियों को क्षण भर में नष्ट कर दिया गया। उनकी रक्षा डोमिनियन की मारक क्षमता की विशाल शक्ति के तहत ढह गई। प्रतिरोध कमजोर है, उसके अधिकारियों में से एक ने रिपोर्ट दी। टेरान सेना मंगल की ओर पीछे हट रही है। वथान ने मनोरंजन में सांस छोड़ी। अच्छा, उसने फुसफुसाया, उन्हें भागने दो, उन्हें हमारे सामने शक्तिहीन महसूस करने दो। लेकिन जैसे ही उसका बेड़ा सिस्टम में गहरा धंसा, एक बेचैन सनसनी उसके दिमाग के किनारों पर रेंग गई। कुछ गड़बड़ था। मनुष्य हां, लड़ रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने उम्मीद की थी। वे बृहस्पति या मंगल पर अंतिम मोर्चा नहीं बना रहे थे। वे अपनी पूरी सेना को एक हताश अंतिम प्रयास में नहीं फेंक रहे थे। इसके बजाय वे एक व्यवस्थित, गणनात्मक तरीके से पीछे हट रहे थे, AI की प्रगति को धीमा करने के लिए पर्याप्त रूप से झिझक रहे थे। इससे पहले कि वे फिर से पीछे हटें, वथान की आंखें संकुचित हो गईं। वे पीछे नहीं हट रहे थे, वे उसे लुभा रहे थे। चंद्रमा के अंधेरे पक्ष पर लूनर डिफेंस स्टेशन एगिस के छिपे हुए कमांड सेंटर के भीतर एडमिरल इलियास वेंस अपनी बाहों को मोड़कर खड़ा था। वास्तविक समय में लड़ाई को देख रहा था। ARX ठीक वही कर रहे थे जो वो चाहता था। कैप्टन मोनोरो उसके बगल में खड़ी थी, सामरिक पठन को स्कैन कर रही थी। वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उसने कहा। हमने बाहरी सुनने की चौकियां खो दी हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में हमारी कुछ चौकियां अंधेरे में चली गई हैं। स्वीकार्य नुकसान। वेंस ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। उसकी आंखें दुश्मन बेड़े का प्रतिनिधित्व करने वाले विशाल लाल क्लस्टर पर टिकी हुई थीं। वे पीछा पर बहुत अधिक केंद्रित हैं। उन्हें लगता है कि हम भाग रहे हैं। मोनोरो ने सिर हिलाया, और जब वे बहुत करीब आ जाते हैं, वेंस के होंठ एक गंभीर मुस्कान में मुड़ गए। हम दरवाजा बंद कर देते हैं। घंटे बाद ARX पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच गया। ग्रह उनके सामने था, अब नीले और हरे रंग में नहाया हुआ था। उसके शहर अंतरिक्ष के अंधेरे में रत्नों की तरह चमक रहे थे। मानवता का घर दुनिया पुरस्कार। वथान ने इसे देखा। एक धीमी मुस्कान उसके चेहरे पर बन गई। ये खत्म हो गया है, उसने घोषणा की। कक्षीय बमबारी की तैयारी शुरू करो, हम इस दुनिया को राख में जला देंगे। कमांड डेक गतिविधि में फट गया। आदेश जारी किए गए। लक्ष्यीकरण प्रणाली प्रमुख शहरों न्यूयॉर्क, लंदन, बीजिंग, मॉस्को पर लॉक हो गई। मिनटों के भीतर बेड़ा उन पर आग बरसाएगा। फिर अलार्म चीख पड़ा। ये क्या है? एक अधिकारी ने चिल्लाया। वथान तेजी से सामरिक प्रदर्शन की ओर मुड़ा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि सैकड़ों टेरान युद्धपोत चंद्रमा, मंगल और प्लूटो से परे गहरे अंतरिक्ष के पीछे छिपे हुए स्थानों से फट गए थे। वे पीछे नहीं हट रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। असंभव, किसी ने चिल्लाया। एक नई आवाज पुल के माध्यम से कटी। गहरी और ठंडी वथान खोखली स्क्रीन झिलमिला गई, और अचानक एडमिरल इलियास वेंस सीधे ARX युद्ध सरदार को घूर रहा था। आप सीधे इसमें चले गए। मानव बेड़े ने आग लगा दी। पृथ्वी के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। अंतरिक्ष का शून्य हजार सूर्यों के क्रोध से प्रज्वलित हो गया। जैसे ही जाल बिछाया गया, मानवता ने क्रूर सटीकता के साथ हमला किया। चंद्रमा के पीछे से, मंगल की गहराइयों से, गहरे अंतरिक्ष की छाया से युद्धपोत आगे बढ़े। उनके हथियार आग और विनाश के प्रलय में जारी किए गए AAC के युद्धपोत तंग युद्ध संरचनाओं में फंसे हुए थे। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, वे फट गए।
मास ड्राइवर रेल बंदूकें और प्लाज्मा भाले कागज से बने थे, जैसे उनके मोटे छेद से फट गए। टेरान स्टारफाइटर के झुंड अराजकता के बीच से गुजरे, दुश्मन की सुरक्षा के बीच फिसल गए और हाइपर काइनेटिक राउंड के पेलोड को सीधे कमजोर बिंदुओं में पहुंचाया। एडमिरल इलियास वेंस इंडोमिटेबल के पुल से देख रहा था। उसका भाव पत्थर जैसा ठंडा था। जैसे युद्ध का मैदान सामने आया, वे स्थिति बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्टन मोनरो ने कहा। उसकी उंगलियां खोखले नक्शे पर नाच रही थीं। हमने उन्हें बहुत तेजी से मारा, वे घबरा रहे हैं। तेज नहीं, वेंस ने जवाब दिया। दबाव बनाए रखें, युद्ध के मैदान में कोई दया नहीं। ARX बेड़ा लड़खड़ा गया। हाई वार्ड लॉर्ड वथान ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि एक्लिप्स ऑफ डोमिनियन हिंसक रूप से कांप गया। कमांड डेक में चिंगारियां उड़ गईं। रिपोर्ट, उसने दहाड़ा। कई पूंजी जहाज नष्ट हो गए, हमें घेर लिया जा रहा है। मनुष्य, वे हमारा इंतजार कर रहे थे। वथान का दिमाग दौड़ गया। ये एक मरती हुई प्रजाति का हताश बचाव नहीं था। ये एक जवाबी हमला था जो भयानक सटीकता के साथ नियोजित किया गया था। हमने उन्हें कम करके आंका, उसने गुर्राया। रेलिंग को पकड़ते हुए हमने उन्हें कमजोर समझा। ये हमारी गलती थी, लेकिन गलतियों को सुधारा जा सकता था। दूसरी और तीसरी युद्ध समूह को वापस खींचो, उसने आदेश दिया। फिर से संगठित हो जाओ और आगे बढ़ो। उनके किनारों को कुचल दो, उनके घेराव को तोड़ दो। उसके युद्ध सरदार हिचकिचाए, लेकिन हाई वार्ड लॉर्ड हमारा पीछे हटना कट गया। वथान के पेट में एक धीमी डूबने वाली भावना बस गई। उसने सामरिक प्रदर्शन की ओर रुख किया। मानवता के बेड़े ने भयानक गति के साथ उनके चारों ओर पैंतरेबाजी की थी। उनके पीछे हटने के रास्ते चले गए थे। उनकी सेनाएं घिर गई थीं। एहसास उसे हथौड़े की तरह लगा। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक निष्पादन था। युद्ध के मैदान में टेरान युद्धपोतों ने हमला किया। कोई दया नहीं दिखाई इंडोमिटेबल पर। वेंस ने दुश्मन बेड़े को लड़खड़ाते हुए देखा। उनकी संरचनाएं टूट गईं। उनके जहाज बेतहाशा भागने का रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो अब मौजूद नहीं था। ये है, मोनरो ने कहा, वे खत्म हो गए हैं। वेंस ने सिर हिलाया। उसने बेड़े व्यापी कौम सक्रिय किया। सभी जहाज अपनी इच्छा से संलग्न करें। मिसाइल, साल्वो और रेलगन वॉली के अंतिम लहर ने डोमिनियन बेड़े पर प्रहार किया। उनके अनस्टॉपेबल साम्राज्य के प्रतीक रहे विशाल AAX युद्धपोत एक एक करके फट गए, शून्य में बहते मलबे में बदल गए। वथान का फ्लैगशिप एक्लिप्स ऑफ डोमिनियन आखिरी था, क्योंकि उसका जलता हुआ मलबा पृथ्वी के वायुमंडल की ओर घूम रहा था। उसका अंतिम प्रसारण अंधेरे में गूंज उठा। हमें उन्हें मार देना चाहिए था, इससे पहले कि वे एक खतरा बन जाते। फिर एक अंतिम विस्फोट के साथ ARX आक्रमण बेड़े के अंतिम अवशेष समाप्त हो गए। मानवता जीत गई थी और गैलेक्सी उन्हें फिर कभी कम नहीं आंकेगी। ARX बेड़े का मलबा शून्य में बेजान तैर रहा था। मुड़े हुए धातु और टूटे हुए युद्धपोतों का एक मूक कब्रिस्तान जो कभी मानवता को मिटाने आया था। वो शक्तिशाली शस्त्रागार पूरी तरह से नष्ट हो गया था। पृथ्वी पर हर शहर, हर बंकर, हर सैन्य कमांड सेंटर में जयकार गूंज उठी। लोग सड़कों पर उतर आए, झंडे लहराते हुए, अजनबियों को गले लगाते हुए, राहत और जीत के आंसू बहाते हुए। जिनेवा के भूमिगत युद्ध कक्षों से लेकर उन कक्षीय स्टेशनों तक जो प्रारंभिक झड़पों से मुश्किल से बचे थे, संदेश एक ही था, मानवता जीत गई थी। लेकिन इंडोमिटेबल के पुल पर एडमिरल इलियास वेंस जश्न नहीं मना रहा था। वो गतिहीन खड़ा था, सामरिक स्क्रीन को देख रहा था। उसका दिमाग अभी भी जो हुआ था उसे संसाधित कर रहा था। डोमिनियन शक्तिशाली, क्रूर, क्षमाशील था, और अब उन्होंने अपने इतिहास की सबसे बड़ी हार झेली थी। कैप्टन मोनोरो सावधानी से पहुंची। सर, लड़ाई खत्म हो गई, हमने कर दिखाया। वेंस ने सांस छोड़ी। उसका जबड़ा कस गया। नहीं, उसने धीरे से कहा, हमने एक लड़ाई जीती है, युद्ध अभी शुरू हुआ है।
मोनोरो ने सिर हिलाया। आपको क्या लगता है कि वे वापस आएंगे? वेंस ने उसकी ओर रुख किया। उसका भाव गंभीर था। हमने अभी अभी गैलेक्सी के सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक का अपमान किया है। वे इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने ARACS बेड़े के मलबे को देखा। अगली बार, उसने कहा, वे सिर्फ ऐस नहीं करेंगे आक्रमण की लहर। ब्रिटिश सेना की नजरें मोनोरो से मिली। वे सॉल प्रणाली से बहुत दूर डोमिनियन के गृहविश्व जारन तक सब कुछ भेज देंगे। आपदा की खबर ARX की सर्वोच्च परिषद के सिंहासन कक्ष तक पहुंच गई। वो विशाल कक्ष अंधेरा था और अतीत की विजय के विशाल ध्वजों से सजा हुआ था। केंद्र में डोमिनियन का प्राइमार्च था, जो ARX का सर्वोच्च शासक था। जब उसने युद्ध से जीवित बचे योद्धा की कांपती आवाज सुनी, तो उसकी 6 सुनहरी आंखें चमकने लगीं। वे इस तरह लड़े जैसा हमने पहले कभी किसी प्रजाति को नहीं देखा। योद्धा हकलाया। उनकी रणनीति, उनकी आक्रामकता, ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारे हर कदम को पहले से जानते थे। प्राइमार्च के पंजों ने अपने पत्थर के सिंहासन को थपथपाया। और महान योद्धा वाथम का क्या हुआ? योद्धा हिचकिचाया, फिर सिर झुकाकर बोला, मर गया मेरे स्वामी। उसका बेड़ा खत्म हो गया। सन्नाटा छा गया। वहां जमा योद्धा प्राइमार्च की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। फिर धीरे धीरे ARX डोमिनियन का शासक अपने सिंहासन से उठा। उसका लंबा कद पूरे कमरे में परछाई डाल रहा था। उसकी उपस्थिति दम घोटने वाली थी और उसकी शक्ति का आभास निर्विवाद था। सदियों से किसी भी प्रजाति ने डोमिनियन का विरोध करने का साहस नहीं किया था, लेकिन अब मनुष्यों ने उस भ्रम को तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। प्राइमार्च ने कहा। उसकी आवाज दूर से आती गरज जैसी थी। वे मानते थे कि वे अकेले हैं, लेकिन जब हम जीतने के लिए आए, उसकी 6 सुनहरी आंखें और भी तेज चमक उठीं। पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली बेड़ा आ गया है। उसने अपनी मुट्ठी भींची। ठीक है, अगर वे युद्ध चाहते हैं। वह योद्धाओं की ओर मुड़ा। उसकी आवाज पूरे कमरे में तूफान की तरह गूंज उठी। तो हम उन्हें विनाश देंगे। मानवता के अस्तित्व की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। तूफान से पहले की शांति पृथ्वी पर उत्सव कई दिनों तक चला। लेकिन एडमिरल एलियास वेंस के पास जीत का आनंद लेने का समय नहीं था। वह जानता था कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। जिनेवा के गहरे नीचे, पृथ्वी गठबंधन कमान केंद्र अर्थ अलायंस कमांड सेंटर के भीतर, होलोग्राफिक स्क्रीन लंबी दूरी के टोही विमानों की परेशान करने वाली रिपोर्टों के साथ चमक रहे थे। डोमिनियन ARX आगे बढ़ रहा था। हमने उनके संदेशों को बीच में ही पकड़ लिया है, पृथ्वी की खुफिया प्रमुख लेफ्टिनेंट किडो ने कहा। डोमिनियन की सर्वोच्च परिषद क्रोधित है। उन्होंने हमें एक ब्रह्मांडीय परजीवी घोषित किया है जिसे नष्ट किया जाना चाहिए। वेंस ने अपने हाथ बांध लिए। हम क्या देख रहे हैं? किडो ने कमांड टेबल पर एक आदेश टाइप किया और एक नया बेड़ा दिखाई दिया। यह ऐसा कुछ था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। डोमिनियन सिर्फ एक और आक्रमणकारी सेना नहीं भेज रहा है, किडो ने गंभीरता से कहा। वे अपनी पूरी युद्ध मशीनरी को इकट्ठा कर रहे हैं। कमरा शांत हो गया। सैकड़ों नहीं, हजारों युद्धपोत। वे उन जहाजों से कहीं बड़े थे जिनका मनुष्यों ने सामना किया था। शहरों के आकार के विशाल जहाज, पूरे महाद्वीपों को मिटाने में सक्षम घेराबंदी मंच। ये पूरी तरह से विनाश का अभियान है, कैप्टन मोनोरो ने कहा। वे अब हमें सिर्फ जीतना नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि हम मिट जाएं। वेंस का जबड़ा भिंच गया। वह प्रतिशोध की उम्मीद कर रहा था, लेकिन ये नरसंहार की योजना थी। राष्ट्रपति एलन ग्रेव्स ने गहरी सांस ली। हमारे पास क्या विकल्प हैं? वेंस की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। हम लड़ेंगे। ग्रेव्स ने अपनी आंखें सिकोड़ीं। क्या हम जीत सकते हैं? वेंस ने होलोग्राफिक मानचित्र की ओर रुख किया। संभावनाएं शून्य हैं। डोमिनियन के 3000 युद्धपोत हमारे टूटे हुए बेड़े के खिलाफ। और फिर भी
जब उसने मेज के चारों ओर चेहरों को देखा तो उसे डर नहीं बल्कि चुनौती दिखी। उसने सांस छोड़ी। हमें जीतने की जरूरत नहीं है, हमें बस उन्हें यहां आने के लिए पछतावा करवाना है। अंतिम युद्ध, सॉल की लड़ाई। एआरएक्स के इतिहास का सबसे बड़ा बेड़ा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। विनाश के अग्रदूत हर्बिजर ऑफ एक्सटिंक्शन जहाज पर खुद डोमिनियन का प्राइमार्च था। वह दूर के तारों को देख रहा था। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा था। इंसानों को अपना बेड़ा इकट्ठा करने दो, वह बड़बड़ाया। उन्हें विश्वास करने दो कि उनके पास उम्मीद है। इस बार हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनकी दुनिया राख न बन जाए। युद्ध का तूफान उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आया। कुछ ही हफ्तों में डोमिनियन का विनाशकारी बेड़ा सॉल प्रणाली में घुस गया। पृथ्वी की अंतिम रक्षा पंक्ति, पृथ्वी गठबंधन बेड़ा, घायल लेकिन अविजित, प्रणाली के किनारे पर इकट्ठा हुआ। हर बचा हुआ युद्धपोत, हर स्टेशन की तोप और हर रक्षा उपग्रह आने वाले तूफान की ओर मुड़ गए। यहां तक कि नागरिक मालवाहक जहाजों को भी अस्थायी हथियारों से लैस किया गया था। सॉल की लड़ाई आकाशगंगा के इतिहास में अभूतपूर्व थी। डोमिनियन भारी ताकत के साथ आया, लेकिन पृथ्वी के बेड़े ने शैतानों की तरह लड़ाई लड़ी। मानव युद्धपोतों ने ऐसे साहसी पैंतरे दिखाए जिन्होंने तर्क को चुनौती दी। जब डोमिनियन ने मंगल की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया, तो मानवता ने अपना अंतिम हथियार तैनात किया, थानाटोस प्रोटोकॉल। डार्क मैटर वॉरहेड्स ने दुश्मन के बेड़े के बीच में विस्फोट किया। वास्तविकता खुद फटने लगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण विकृतियों ने सैकड़ों एआरएक्स जहाजों को चीर दिया। लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। डोमिनियन आगे बढ़ता रहा। उन्होंने पृथ्वी की कक्षा तक पहुंच बना ली। और तब मानवता ने वह किया जिसमें वे सबसे अच्छे थे, अनुकूलन। छापामार रणनीति और आत्मघाती हमलों का उपयोग करते हुए मानव सेना तब भी लड़ती रही जब उनके स्टेशन गिर रहे थे। फिर चुनौती के एक अंतिम कार्य में एडमिरल एलियास वेंस ने विनाश के अग्रदूत पर एक आत्मघाती हमले का नेतृत्व किया। अपनी अंतिम सांस के साथ वेंस ने अपने जहाज इंडोमिटेबल के रिएक्टर में विस्फोट कर दिया और अपने साथ डोमिनियन के नेता को भी ले गया। बिना नेतृत्व के डोमिनियन का बेड़ा लड़खड़ा गया और मानवता ने उस क्षण को पकड़ लिया। पृथ्वी के छिपे हुए बंकरों से, अंतिम जीवित युद्धपोतों से मानवता ने अपनी बची हुई पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला किया। अजेय माना जाने वाला एआरएक्स टूट गया। जब उनके बेड़े के अवशेष भागने लगे, तो मनुष्यों ने उनका पीछा नहीं किया, उन्होंने बस देखा। विरासत वर्षों बाद युद्ध के घाव अभी भी बने हुए थे। पृथ्वी पस्त हो गई थी, लेकिन वो जीवित थी। डोमिनियन, जो कभी आकाशगंगा की सबसे बड़ी शक्ति थी, अपनी हार से कभी नहीं उबर पाई। अन्य विदेशी सभ्यताएं जो कभी उनसे डरती थीं, विद्रोह कर उठीं। वो साम्राज्य जिसने सदियों तक तारों को आतंकित किया था, ढहने लगा। मानवता न केवल जीवित रही, बल्कि उन्होंने आकाशगंगा के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसलिए जब आने वाली पीढ़ियां तारों की ओर देखती हैं, तो उन्हें अंधेरा नहीं दिखता। वे एक ऐसा भविष्य देखते हैं जिसे उन्होंने खून और आग से जीता है। क्योंकि जब ब्रह्मांड उन्हें मिटाने आया, जब डोमिनियन को लगा कि पृथ्वी अकेली खड़ी होगी, जब सारी उम्मीदें खो गई थीं, तब पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली बेड़ा आ गया था।